नमस्कार, सिटी जगह न्यूज में मैं गिरीश मानव आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए बुलेटिन में सबसे पहले जानकारी लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस की। सीएलजी कार्यालय में प्रेम गिरधर ने की प्रेस वार्ता। 81 में से 75 शिकायतों का किया जा चुका है निवारण। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ रणनीति पर काम करने की कही बात। मेयर अवनीत कौर ने पानीपत में कई स्थानों पर लिया सफाई व्यवस्था का जायजा। 100 दिनों में डंपिंग स्टेशनों को खत्म करने का दिया अल्टीमेटम। गांव पुंडरी के लापता किसान हरिराम की क्षत विक्षत लाश बरामद। पुलिस ने किया अपहरण और हत्या का मामला दर्ज। शनिवार को 2 सत्रों में आयोजित हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा। जींद में टिकट घमासान हुआ रोचक। विभिन्न पार्टियां अलग अलग विकल्पों पर कर रही हैं विचार। अजय सिंह चौटाला का कटाक्ष। इनेलो के पास उम्मीदवार का पड़ा अकाल। और कांग्रेस प्रवक्ता संजय छोकर ने पानीपत में की प्रेस वार्ता। जींद उपचुनाव को बताया सेमीफाइनल। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और अब विस्तार से जानते हैं इस बुलेटिन की सभी खबरें। शनिवार को सीएलजी पानीपत के नवनिर्मित कार्यालय में प्रेम गिरधर की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें गिरधर ने बताया कि स्टेट बैंक की मित्र शाखा चलाने वाली जीरो मास कंपनी के खिलाफ प्रायः धोखाधड़ी की शिकायतें आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि समस्या का हल करने के लिए दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और आमने सामने बैठाकर समस्या का समाधान कर दिया जाता है। प्रेम गिरधर ने बताया कि समस्या के दौरान आमतौर पर सास बहू की लड़ाई, भाइयों का झगड़ा, पारिवारिक संपत्ति बंटवारा और आपसी लड़ाई जैसे केस आते हैं। अभी तक ऐसी 81 शिकायतें उनके पास आ चुकी हैं, जिनमें से 75 का निवारण सीएलजी द्वारा किया गया है। इनमें से कुछ प्रेरणादायी प्रयासों को सूचीबद्ध कर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डीजीपी हरियाणा ने बताया कि वे सीएलजी के प्रयासों से काफी संतुष्ट हैं। उन्होंने आशा जताई कि उपरोक्त पुस्तिका को संबंधित थानों में वितरित किया जाएगा। एक विषय था कि स्टेट बैंक के जो एसोसिएट हैं, जो कियोस्क लगाते हैं, बैंक मित्र के नाम से जाने जाते हैं, उनमें काफ़ी धोखाधड़ी की शिकायतें आ रही हैं, जिसमें से एक शिकायत हमने सॉल्व की है और वो पैसे वापस दिलवाए हैं हमने। तो ऐसी और भी काफ़ी लोगों की शिकायतें हैं और स्टेट बैंक के अधिकारियों से निवेदन किया था कि वो अखबार में एक विज्ञापन दें, धोखाधड़ी के शिकार लोग आएँ और वो उनकी बात सुन करके उनकी समस्या का निवारण करें। लेकिन स्टेट बैंक के अधिकारियों ने ये काम नहीं किया, आज जो मुझे करना पड़ रहा है। तो मेरी आम जनता से ये अपील है, अगर कोई बैंक मित्र या दूसरा भी कोई बैंक उनको किसी ने धोखा दिया है तो इसकी वो शिकायत तुरंत करें, घर चुपचाप ना बैठें। शिकायत करने से ही समाधान होगा और मैं वादा करता हूं कि उसको हम न्याय दिलवाएंगे। शनिवार को पानीपत में अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ। ये परीक्षाएं 2 सत्रों में हुई थी। सायंकाल की परीक्षा दोपहर बाद 3 बजे शुरू हुई। हालांकि अभ्यर्थी सुबह से ही आना शुरू हो गए थे और इसी के चलते हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। परीक्षा से पूर्व एहतियातन कड़ी जांच की गई ताकि नकल पर रोक लगाई जा सके। यहाँ तक कि लड़कियों को कंगन और क्लिप जैसी चीज़ें भी पहनने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं लड़कों के बेल्ट और पर्स वगैरह भी परीक्षा केंद्र में नहीं जाने दिए गए। इससे अभ्यर्थियों में कोई विशेष रोष भी नहीं देखा गया। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम सभी केंद्रों पर किए गए थे। जेंट्सों के लिए तो जेंट्स पुलिस थी और लेडीज़ के लिए महिला पुलिस थी हमारे यहाँ, और हर व्यक्ति की चेकिंग करके पेपर के अंदर जाने दिया गया है। शनिवार को बरसत रोड के पलहेड़ी गांव के भट्टे पर एक किसान की क्षत विक्षत अवस्था में लाश पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बाद में मृतक की शिनाख्त थाना घरोंडा के पुंडरी गांव निवासी हरिराम के रूप में हुई। पता चला है कि हरिराम त्यागी रोजाना की तरह 1 जनवरी की सुबह अपने घर से खेत गया था, लेकिन शाम को वापस नहीं लौटा, तो इससे परिजनों की चिंता बढ़ गई। 2 दिन तक आसपास काफ़ी तलाश करने के बाद भी जब हरिराम का कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने 3 जनवरी को थाना घरोंडा में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। 5 जनवरी को उनके पड़ोसी के पास पलहेड़ी गांव से फ़ोन आया कि भट्टे के पास एक शव पड़ा है। तुरंत परिजन वहां पर गए तो उसकी पहचान हरिराम के रूप में हुई। मौके पर एसएचओ थाना सदर विक्रांत और थाना घरोंडा की पुलिस भी पहुंच गई। बाद में पोस्टमार्टम के करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पता चला है कि शव बुरी तरह से क्षत विक्षत था। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के गुप्तांग भी क्षतिग्रस्त मिले हैं। हालांकि कुत्तों द्वारा शव को नोचे जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस ने अपहरण और हत्या की धाराएं जोड़कर अपनी जांच तेज कर दी है। रात को 7:30 बजे खेत में था जी। हमने फ़ोन किया, भाई कहाँ है तू?
बोला भाई मैं खेत में हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ घर। फिर हमने थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी नॉट रीचेबल आया। हमने ढूंढा तो हमने नहीं मिला वो वहाँ पे। फिर 2 तारीख को फिर हमने ढूंढा, हमने 2 तारीख को नहीं मिला। ये 3 को सुबह हमने थाने में, गरौंडा थाने में रिपोर्ट कराई तो वहाँ पर खेत में इसके कपड़े मिले पटे हुए। तो वहाँ पर पुलिस वाले गए और पुलिस वाले कह रहे हैं भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। जींद में टिकट घमासान रोचक होता जा रहा है। भाजपा उम्रदराज वाले अपने नियम को दरकिनार करने का जोखिम नहीं ले सकती। इससे भाजपा में मांगेराम का दावा पहले से कुछ कमजोर पड़ा है। जाहिर है कि यदि अग्रवाल बिरादरी को टिकट देने की बात आई तो भाजपा के पास सुरेश गोयल के रूप में एक सशक्त नाम मौजूद है। उधर कृष्ण मिड्ढा और सुंदर बरवाला समर्थकों में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कृष्ण मिड्ढा तो इनेलो से आए ही भाजपा से टिकट लेने की बात पर थे। वहीं भाजपा में टेकराम कंडेला, सुरेंद्र बरवाला, ओम प्रकाश पहल, गूगल मास्टर के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई है, जो ओपी धनखड़ के जींद प्रवास के दौरान भी देखने में आई थी। उधर कांग्रेस पार्टी खामोशी से अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। तंवरगुट से पूर्व प्रत्याशी प्रमोद सिहाग उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बारी होने का दंश झेलना पड़ सकता है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा की चली तो लक्ष्य मिल्क प्लांट के मालिक बलजीत रेडू कांग्रेस के टिकट लेने में कामयाब हो सकते हैं। वहीं जेजेपी के पास भी कई विकल्प हैं। जहां दिग्विजय का नाम कार्यकर्ता आगे कर रहे हैं, वहीं दुष्यंत की पहली पसंद मांगेराम गुप्ता अथवा भाजपा के टिकट न मिलने पर कृष्ण मिड्ढा भी हो सकते हैं। उधर इनेलो जींद की सीट अपने सहयोगी बसपा को देकर जहां बड़े दिल का प्रदर्शन कर सकती है, वहीं पराजय की सूरत में हार का ठिकड़ा भी बसपा पर फोड़कर अभय चौटाला इनेलो की साख को निरापद रखने की कोशिश को अंजाम दे सकते हैं। संख्या में समर्थकों के साथ अपने जो है संभावित उम्मीदवार वो आए हुए थे, सब ने अपनी बात रखी है, अपने अपने जो मजबूत पॉइंट है वो बताए हैं कि किस किस तरह से हम अच्छी कैंडिडेट हो सकते हैं। हमारी पकड़ शहर में, गांव में, कौन कौन से इलाकों में किस तरह से है, कौन कौन से वर्गों में है, कौन कौन से समुदायों में है, सब ने अपनी अपनी बात रखी। 11 कैंडिडेट जो है वो हमारे सामने यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें जवाहर सैनी हैं, सुरेंद्र बरवाड़ा हैं, टेकचंद कंडेला हैं, इसमें राजेश गोयल समर्थक भी हैं, लीलाधर मित्तल हैं। अजय चौटाला ने अपने भाई अभय पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इनेलो के पास जींद में खड़ा करने के लिए कोई प्रत्याशी ही नहीं है। अभय चौटाला कभी हाथी पर चश्मा पहनाने के मंसूबे बना रहे हैं तो कभी मांगेराम गुप्ता के दरवाजे पर जा रहे हैं। अजय शनिवार को पानीपत आए थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल हो या राजनीति, जीतता वही है जो फाइनल में शानदार प्रदर्शन करता है। उन्होंने जींद उपचुनाव को सेमीफाइनल मैच करार देकर कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि सभी मिलकर जोर लगाएं। यदि जींद का सेमीफाइनल जेजेपी ने जीत लिया तो सत्ता का फाइनल मैच भी वही जीतेंगे। उन्होंने कहा कि 15 तारीख को वे जेल वापस जाएंगे और उनके जेल जाने के बाद अन्य नेता और कार्यकर्ता जींद उपचुनाव में अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे शमशेर वाल्मीकि, प्रवीण मित्तल और इनेलो से सुरेश गर्ग, पिट्टू शुक्ला एवं सोहनलाल बटला ने जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की। वहीं अजय चौटाला ने दिग्विजय के चुनाव लड़ने की चर्चा पर कहा कि उनके चुनाव लड़ने या ना लड़ने का फैसला कोर कमेटी करेगी। उन्होंने बताया कि 8 तारीख को उनकी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। विनर गोल्ड मेडलिस्ट वही होता है जो फाइनल जीतता है, और फाइनल वो जीतता है जो सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में पहुंचता है। आज सेमीफाइनल होने जा रहा है जींद की धरती पर, उपचुनाव है। उसी के लिए विशेष तौर पर आपको न्योता और निमंत्रण देने आया हूं, आपसे गुजारिश और विनती करने के लिए आया हूं। जिस तरीके से आपने पूरे प्रदेश से जाकर के वहां ताकत दिखाने का काम उस रैली में किया था, आज उस ताकत को वोट में तब्दील करने की जरूरत है। इसके लिए जिस किसी की भी रिश्तेदारी है, कोई भाईचारा है, कोई मेल मिलाप है, कोई जानकारी है, और डायरेक्ट नहीं है तो चाहे कोई इनडायरेक्ट निकाल करके वहां पर जाए और आपकी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में उसका वोट डलवाने का काम करें। मांगना ही नहीं है, वोट डलवाने का काम करना है।
ताकि सेमीफाइनल को आप जीत जाएं। फाइनल अपने आप लोगों का रास्ता साफ हो जाएगा। कोई जो लोग बड़ी बड़ी टीमें मारते थे, आज उनके हालात तो ये है कि वो हाथों में चश्मा पहनाते हैं। उम्मीदवार नहीं है, हाथी वालों के दरवाजे पर जाते हैं, कभी मांगेराम जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, कभी किसी और को पकड़ रहे हैं। ये स्थिति उनकी है, उनकी नहीं जो आज सत्ता में बैठे हुए 5 वर्ष से केंद्र की सरकार में और 4.5 वर्ष से हरियाणा की सरकार में, उनकी हालात भी यही है। वो भी दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करते हुए घूम रहे हैं कि कोई कैंडिडेट मिल जाए। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, ऐसे हालात उन राजनीतिक दलों के, इसलिए आपसे गुजारिश और विनती है कि जिन लोगों ने सत्ता में आने से पहले हमें बड़े बड़े वायदे किए थे, बड़े बड़े जुमले हमारे बीच में छोड़े थे, बड़े प्रलोभन दिए थे, उन लोगों को सबक सिखाने का अवसर है आपके पास। शनिवार को मेयर अवनीत कौर ने अपने वायदे के अनुसार पानीपत के मुख्य सड़कों का निरीक्षण किया। बीते दिन शपथ लेने के बाद वे अपने पिता भूपेंद्र सिंह के साथ एक्टिवा पर वार्ड नंबर 9 के पारसनाथ रोड पर जैन मंदिर में दर्शन करने पहुंची। बाद में उन्हें बाजार की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से बात भी की। इसके बाद वीरभवन चौक पर मेयर ने सफाई का निरीक्षण किया और वहां गंदगी के ढेर देखकर उन्हें बेहद गुस्सा आया। उन्होंने जीबीएम कंपनी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लोगों ने उनसे शहर में सफाई का आश्वासन लिया था और अब वे शहर को गंदगी मुक्त करेंगी। जिसको काम करना हो करे, वरना उचित कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने 100 दिनों के अंदर शहर में हर डंपिंग सेंटर को खत्म करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर यदि कहीं भी डंपिंग स्टेशन चौक चौराहे पर नजर आया तो वह गंदगी सीधा जीबीएम कंपनी के अधिकारियों के द्वार पर होगी। वीरभवन चुंगी पर डंपिंग स्टेशन खत्म करने के लिए उन्होंने मात्र 3 दिन का समय दिया। हम लोगों ने मैडम लिख के दे रखा है, पॉइंट हटवा दो इसको। लोग सारे आके यहाँ पे डालते हैं मैडम। खाली पैसा चाहिए, खाली पैसा, सिर्फ पैसा चाहिए, काम नहीं हो रहा। इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, तो भ्रष्टाचार है। आप देखिए सर, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ से बच्चे जाते हैं, यहाँ पर सामने दरगाह है। तभी तो हमारा इंडिया इतना पीछे है। यहीं से आप देखिए कितना यहाँ से मक्खी, यहाँ से पानीपत से 100 दिनों के अंदर अंदर पूरे डंपिंग पॉइंट जो है वो खत्म करेंगे और पानीपत के अंदर जो क्लीनिनेस है उसका सुधार आएगा। आपको लगता है? बिल्कुल, हम उतरे ही इसलिए हैं। हमने सिर्फ पानीपत शहर का विकास करना है और पानीपत शहर को गंदगी मुक्त करना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि हमें एकजुटता के साथ हर बूथ को जीतने की रणनीति बनानी है। उन्होंने शक्ति केंद्र प्रमुख एवं पालकों से आह्वान किया कि वे देश, प्रदेश और जिले की चिंता छोड़कर बूथ जीतने की रणनीति पर काम करें। भाजपा की जीत का मूल आधार बूथ है, इसलिए हर बूथ को जीतने के लिए रणनीति बनानी है। उन्होंने कहा कि सभी पूरे मनोयोग से इस काम में लग जाएं। उन्होंने आह्वान किया कि अपने दायरे के 4 से 5 बूथ को जीतने की कार्य योजना तैयार करें और अधिक से अधिक आमजन को पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ें। देखिए, उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कंप्लीट तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव शुरू होता है उससे पहले अपनी तैयारी कर देती है। हमारा बूथ समिति से लेकर के शक्ति केंद्र तक ये पूरी तरह से तैयार है और जैसे 5 निगमों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, ठीक इसी प्रकार जींद उपचुनाव में बड़ी भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती। मिड्डा जी भी जो इनालो से भाजपा ज्वाइन करवाया, तो कहीं वो भी कैंडिडेट क्या? देखिए, वो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, वो स्वाभाविक रूप से वो भी टिकट मांगने वालों में है और जो टिकटों का बंटवारा है वो चुनाव समिति के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। जो भी फैसला होगा सभी कार्यकर्ता उसमें लगेंगे और कहीं किसी प्रकार का एकजुट होकर के ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय चोकर ने पानीपत में स्काईलार्क में एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने भाजपा सरकार को जमकर कोसा। चोकर के प्रवक्ता बनने के बाद पहली बार पानीपत आने पर उनके समर्थकों ने फूलमालाओं और पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत किया। चोकर ने कहा कि भाजपा से लोगों का मोह भंग हो चुका है। चुनाव से पहले
भाजपा ने भ्रष्टाचार, महंगाई और रोजगार के नाम पर वोट मांगे थे, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आज भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ चुकी है, रोजगार छिन गए हैं, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग को जारी रखेगी। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कॉमन मुद्दे हैं जो आज के उस पर बात करी है, और मैं तो नए साल की आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, और जो हमारे को जिम्मेवारी दी है उसको किस तरीके से हमारे को बेखूबी से निभाना है उसकी बात हमने करी थी। और फिर अलग अलग मुद्दों पे बात हुई, उपचुनाव जो है जिनका उसके बारे में भी बात हुई, यहाँ के नगर निगम के चुनाव के बारे में भी बात हुई। लगातार ये तो अब कहीं ना कहीं बात करते रहेंगे मुद्दों पे। तो अब नगर निगम के चुनाव को लेके करें तो क्या रीजन रहा कि अपनी एक ही सीट आ पाई है पार्षद की? नहीं, हमारी अभी मीटिंग हुई थी धर्मपाल गुप्ता जी के घर पे, उसमें सारे नेता हम लोग वहाँ पे थे, तो उसमें अलग अलग तरह से मंथन हुआ। कई कारण थे, एक कारण नहीं था, 4-5 कारण थे। टिकट जैसे कि ना होना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी निगम चुनाव में टिकट नहीं देती है, लेकिन ये चुनाव जो था वो डायरेक्ट वोटिंग का चुनाव था, तो उसमें कई कमियां रही जो, और आने वाले दिनों में हम उस चुनाव निगम के साथ साथ मेयर का भी चुनाव था, मेयर का भी अपना कोई कैंडिडेट का चुनाव था। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस तरह के चुनाव होते हैं, सरकार बीजेपी की हरियाणा में, तो लोगों का रुझान रहता है जिसकी सरकार है उसी को थोड़ा सा फायदा मिल जाए, ले लो। कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो वो शायद 1 साल घर ही बैठता, उतना काम नहीं कर पाता। इसके साथ ही सिटी तहलका न्यूज के इस अंक को विराम देने की गिरीश मानो को दीजिए इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.